ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मरवाही विधानसभा उपचुनाव के लिए कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। 21 चक्रों में होने वाली मतगणना के लिए सारी तैयारियां पूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों का आह्वान किया है कि वे इस बार की दीपावली स्थानीय वस्तुओं से ही मनाएं। दीपावली के अवसर पर 2 घंटे ही फोड़े जा सकेंगे ग्रीन फटाखे, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने दिया आदेश। और सुकमा जिले में माओवादियों द्वारा लगाए गए विस्फोटक की चपेट में आने से 2 सुरक्षाकर्मी घायल। बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले से 8 माओवादी गिरफ्तार। कोरोना महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। मरवाही विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के लिए कल 10 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। इसके लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी डोमन सिंह ने बताया कि मरवाही विधानसभा क्षेत्र के 286 मतदान केंद्रों के लिए 21 चक्रों में मतगणना होगी। गौरेला के शासकीय गुरुकुल विद्यालय परिसर में कल सुबह 8 बजे से मतों की गिनती शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी। इसके बाद सुबह 8:30 बजे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के वोटों की गिनती शुरू होगी। मतगणना के लिए 4 कक्ष निर्धारित किए गए हैं। इनमें 3 कक्षों में ईवीएम से मतों की गिनती होगी। वहीं एक कक्ष में डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी। पहले कक्ष में 6 टेबल लगाए गए हैं। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे कक्ष में 4-4 टेबल तथा डाक मतपत्रों की गिनती के लिए भी 4 टेबल लगाए गए हैं। उम्मीदवार के अभिकर्ता को मतगणना केंद्र में किसी भी प्रकार की वस्तु जैसे पेन, पेंसिल, कैलकुलेटर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही मोबाइल ले जाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतगणना के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही मतगणना के दौरान कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने सभी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। गौरतलब है कि बीते 3 नवंबर को हुए मतदान में करीब 78% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। इस सीट के लिए कांग्रेस के डॉक्टर के ध्रुव, भाजपा से डॉक्टर गंभीर सिंह, राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी से उर्मिला मार्को, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से रितु पेद्राम, अंबेडकर राइट पार्टी ऑफ इंडिया से पुष्पा कोरचे, भारतीय ट्राइबल पार्टी से वीर सिंह नागेश और भाजपा सर्वजन हिताय पार्टी से लक्ष्मण पोर्ते चुनाव मैदान में हैं। वहीं सोनमती सलाम ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों का आह्वान किया कि वे इस बार की दीपावली स्थानीय वस्तुओं से ही मनाएं। उन्होंने कहा है कि इस बार की दीपावली को पूरी तरह स्थानीय उत्पादों का उपयोग करके मनाना हमारा संकल्प और दायित्व है। आजकल आप देख रहे हैं लोकल के लिए वोकल, वोकल फॉर लोकल। इसके साथ ही लोकल फॉर दिवाली, इसके मंत्र को, इसकी गूंज चारों तरफ अब सुनाई देने लगी है। मेरा बनारस के लोगों से भी और देशवासियों से भी मेरा कहना है, लोकल फॉर दिवाली को खूब प्रमोट करें, खूब प्रचार करें। हर एक व्यक्ति जब गर्व के साथ लोकल सामान खरीदेगा, लोकल की चर्चा करेगा, लोकल प्रोडक्ट का गौरव करेगा, नए नए लोगों तक ये बात पहुंचाएगा कि हमारे लोकल प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं, कितने शानदार है, किस तरह हमारी पहचान है, तो ये बातें दूर दूर तक जाएगी। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जब सभी लोग स्थानीय उत्पादों और उनकी गुणवत्ता की तारीफ करने लगेंगे तो इसका असर औरों पर भी पड़ेगा।
साथ ही इन वस्तुओं को बनाने वाले भी इससे लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे समूची स्थानीय अर्थव्यवस्था में नई चेतना का संचार होगा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के आदेश के बाद छत्तीसगढ़ में दीपावली के अवसर पर केवल 2 घंटे ही फटाखे फोड़े जा सकेंगे। इस 2 घंटे के दौरान भी प्रदूषण कम फैलाने वाले ग्रीन फटाखे ही फोड़े जा सकेंगे। जारी आदेश के अनुसार दीपावली पर्व पर रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक ही फटाखे फोड़े जा सकेंगे। साथ ही केवल उन्हीं फटाखों को बाजार में बेचा जा सकेगा जिनसे उत्पन्न प्रदूषण और ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो। गौरतलब है कि देश में दिल्ली सहित कई राज्यों में एनजीटी ने आज मध्य रात्रि से 30 नवंबर तक फटाखे फोड़ने पर रोक लगा दी है। अपने आदेश में एनजीटी ने कहा है कि जिन शहरों में एयर क्वालिटी मॉडरेट है, ऐसी जगहों पर भी दीपावली, छठ पूजा और क्रिसमस जैसे उत्सवों पर केवल 2 घंटे ही ग्रीन फटाखे फोड़ने की अनुमति होगी। इस बीच एनजीटी ने खेतों में फसलों की कटाई के बाद बचे अवशेषों को जलाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश में किसानों द्वारा खेतों में फसल अवशेष जलाने पर दंड का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ में भी आवास और पर्यावरण विभाग ने फसल कटाई के बाद खेतों में बचे फसल अवशेष को जलाना प्रतिबंधित कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि नियमों का उल्लंघन किए जाने पर दोषियों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई का प्रावधान है। इसके तहत 2 एकड़ तक फसल अवशेष जलाने पर 2500 रुपये, 2 से लेकर 5 एकड़ तक 5000 रुपये और 5 एकड़ से अधिक के फसल अवशेष जलाने पर 15,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अधिनियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के लिए कृषि विभाग के मैदानी अमलों के माध्यम से किसानों को फसल अवशेष को न जलाकर इसका उपयोग पशु चारे के रूप में करने तथा कंपोस्ट बनाने की समझाइश दी जा रही है। इसके अलावा फसल अवशेष प्रबंधन के लिए व्यापक प्रचार प्रसार करने के साथ ही किसानों से धान के पैरा को गौठानों में दान करने की अपील भी की जा रही है। देश में कोरोना संक्रमण के स्वस्थ होने की दर 92.49% हो गई है। स्वस्थ लोगों की संख्या 79 लाख के करीब पहुंच गई है। इस समय 5 लाख से अधिक कोरोना मरीजों का उपचार जारी है। वहीं देशभर में संक्रमित लोगों की संख्या 85 लाख से अधिक हो गई है। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण से होने वाली मौत का आंकड़ा 2,500 के करीब पहुंच गया है। कल प्रदेश में 13 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। वहीं कल 1375 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई। इसी के साथ प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2 लाख को पार कर गई है। वर्तमान में प्रदेश में 22,000 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों का उपचार चल रहा है। इस बीच छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष जितेंद्र बल्लोटा ने लोगों से कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है। कोरोना की इस लड़ाई में हमें स्वयं को लड़ना है। जरूरी है मास्क एवं 2 गज की दूरी, बार बार हाथ धोते रहे, भीड़ भाड़ जगहों में जाने से बचे, यही हमारा आप सबसे निवेदन। इस बीच जांजगीर चांपा जिले में जिला पंचायत ने मनरेगा जन आंदोलन के माध्यम से लोगों को कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक करने और कोविड अनुकूलन व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित करने का निर्णय लिया है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने आज इस संबंध में अधिकारियों कर्मचारियों को प्रतिज्ञा दिलाई। वहीं जांजगीर के जिला कार्यालय में हुई कोविड कोर कमेटी की बैठक में कलेक्टर ने राज्य सरकार द्वारा सैंपल जांच के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य के अनुरूप कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। सुकमा जिले में अलग अलग माओवादी घटनाओं में एक डिप्टी कमांडेंट सहित एक अन्य जवान घायल हो गया। जिले के पुलिस अधीक्षक KL ध्रुव ने बताया कि बीजापुर और सुकमा जिले के जवान संयुक्त तलाशी अभियान पर निकले थे।
इस दौरान माओवादियों द्वारा लगाए गए स्पाइक होल की चपेट में आने से डिप्टी कमांडेंट घायल हो गए। वहीं विस्फोटक की चपेट में आने से डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी का एक जवान भी घायल हो गया। दोनों सुरक्षाकर्मियों को एयरलिफ्ट कर बेहतर इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है। इसी जिले के चिंता गुफा और बुरकापाल के पास सुरक्षा बलों ने 10-10 किलो के 2 आईईडी बम बरामद किए हैं। इसके अलावा माओवादियों द्वारा लगाए गए 15 से अधिक स्पाइक होल भी बरामद किए गए हैं। इधर बीजापुर जिले के बासागुड़ा और पामेड़ थाना अंतर्गत एक महिला सहित 6 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार इन माओवादियों के कब्जे से पाइप और टिफिन बम भी बरामद किए गए हैं। इस बीच दंतेवाड़ा जिले में डीआरजी और सीआरपीएफ के संयुक्त दल ने 2 इनामी माओवादियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक महिला माओवादी है जिस पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इन माओवादियों को किरंदुल थाना क्षेत्र में स्थित पहाड़ियों से गिरफ्तार किया गया है। राज्य सरकार ने मंत्रालय और विभागाध्यक्ष कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों की 100% उपस्थिति का आदेश जारी किया है। यह व्यवस्था आगामी 17 नवंबर से प्रभावशील होगी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने और अधिकारियों कर्मचारियों को यथासंभव निजी वाहन से कार्यालय आने की सलाह दी गई है। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण की वजह से पूर्व में शासन ने मंत्रालय और विभागाध्यक्ष कार्यालयों में कर्मचारी की 50% उपस्थिति का निर्देश दिया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज दुर्ग जिले की पाटन तहसील के बोरेंदा गांव का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 3 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से निर्मित और सामुदायिक योजना का लोकार्पण किया। इस योजना से गांव के 200 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। श्री बघेल ने खारून नदी के किनारे तटबंध निर्माण की स्वीकृति भी दी। साथ ही चुलगहन और ओदरागहन गांव में सोलर सामुदायिक योजना की मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने प्रवास के दौरान सब्जी उत्पादन करने वाली स्व सहायता समूह की महिलाओं से भी चर्चा की। साथ ही उत्पादित सब्जी का अवलोकन भी किया। कांकेर जिले के 2 महिला स्व सहायता समूहों के प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्यपाल अनुसुईया उइके से राजभवन में मुलाकात कर उन्हें गोबर से बनाए गए दीये भेंट किए। इस मौके पर राज्यपाल ने उनके कार्य की सराहना करते हुए कहा कि ये महिलाएं गोबर के उत्पाद बनाकर पर्यावरण का संरक्षण कर रही हैं। राज्य सरकार ने रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और सरगुजा जिले में आमजनों की सुविधा के लिए कल से 13 नवंबर तक पंजीयन कार्यालयों की कार्य अवधि में आधे घंटे की वृद्धि की है। महानिरीक्षक पंजीयन तथा अधीक्षक मुद्रांक धर्मेश साहू ने बताया कि पंजीयन कार्यालयों का कार्यालयीन समय सुबह 10:30 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। इस कार्यालयीन अवधि में लोग दस्तावेजों का पंजीयन करा सकते हैं। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि राज्य में 2 लेन सड़कों का ही निर्माण किया जाएगा। अब कहीं भी सिंगल लेन सड़कें नहीं बनेंगी। अपने बलरामपुर प्रवास के दौरान श्री साहू ने विजयनगर गांव में 41 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने बलरामपुर रामानुजगंज जिले के चांदो से कुसमी मार्ग पर पुल निर्माण की स्वीकृति भी दी। इस मौके पर श्री साहू ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया और हितग्राहियों को सामग्री प्रदान की। इधर नगरीय प्रशासन और श्रम मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया ने बलौदा भाटापारा जिले के प्रवास के दौरान विकास कार्यों के लिए करीब 9 करोड़ रुपए के विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। प्रदेश के वाणिज्य और उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि राज्य में उद्योग लगने के स्थानीय निवासियों को रोजगार मिलेगा। साथ ही कामगारों के पलायन पर भी रोक लगेगी। कल रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में औद्योगिक नीति के संबंध में आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नई औद्योगिक नीति में सरकार ने उद्योगों को जमीन, बिजली दर में रियायत, अनुदान सहायता, विभिन्न स्वीकृतियां प्रदान करने सहित कई अन्य व्यवस्थाएं की हैं। श्री लखमा ने कहा कि सरकार ने बेहतर उद्योग नीति बनाई है। अब उद्योगपतियों को उद्योग लगाने के लिए आगे आना चाहिए। राजधानी रायपुर में बालिका गृह की नन्ही और किशोर बालिकाएं अपने हुनर से दीपावली के लिए सजावटी और आकर्षक सामग्रियां तैयार कर रही हैं। शहर के खमारडी में संचालित बालिका गृह के सामने इन सामग्रियों को बेचने की व्यवस्था भी की गई है। सुंदर, कलात्मक और आकर्षक होने के साथ ही उचित मूल्य पर उपलब्ध होने के कारण इन सामानों को खरीदने लोग आगे आ रहे हैं। गौरतलब है कि महिला और बाल विकास विभाग द्वारा 6 से 18 वर्ष की अनाथ बालिकाओं या किसी कारणवश बेसहारा हो गई बालिकाओं को न केवल आश्रय दिया जाता है, बल्कि उनकी पढ़ाई लिखाई, दवाई, कपड़ा सहित भोजन और अन्य सभी आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं।
दुर्ग जिले में विधिक दिवस के अवसर पर आज नशा उन्मूलन और साइबर अपराध जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अभियान के तहत नशे से होने वाले नुकसान और शरीर को होने वाली बीमारियों से लोगों से अवगत कराया जाएगा। वहीं साइबर अपराध की रोकथाम के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और पुलिस प्रशासन का संयुक्त सहयोग लिया जाएगा। अब कुछ खबरें संक्षिप्त में। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन ने आज सरकार से दीपावली से पहले लंबित एरियर्स की राशि का भुगतान करने की मांग की है। इस संबंध में राजनांदगांव जिला फेडरेशन के प्रतिनिधियों ने कलेक्टर को आवेदन देकर अपनी मांगों से अवगत कराया। वहीं प्रशासन की ओर से 2 महीने का वेतन भुगतान का आश्वासन मिलने के बाद महासमुंद के नगर पालिका कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल आज समाप्त हो गई। दुर्ग जिले के सुपेला थाने के पास आज अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक जवान की मौत हो गई। राजनांदगांव जिले के मंडला टोला के पास बीती रात एक मोटरसाइकिल सवार सड़क पर खड़े वाहन से जा टकराया। इस घटना में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बरगाही गांव के पास आज 2 मोटरसाइकिलों के बीच हुई भिड़ंत में 6 लोग घायल हो गए। जांजगीर चांपा जिले के बिर्रा के सिलाडोही इलाके में ट्रक की ठोकर से घायल एक मजदूर की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। इसी जिले के मुड़पार गांव में महिला पटवारी से बदसलूकी और मारपीट करने वाले आरोपी को नवागढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मरवाही विधानसभा उपचुनाव के लिए कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। 21 चक्रों में होने वाली मतगणना के लिए सारी तैयारियां पूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों का आह्वान किया है कि वे इस बार दीपावली स्थानीय वस्तुओं से ही मनाएं। दीपावली के अवसर पर 2 घंटे ही फोड़े जा सकेंगे ग्रीन फटाखे, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने दिया आदेश। और सुकमा जिले में माओवादियों द्वारा लगाए गए विस्फोटक की चपेट में आने से 2 सुरक्षाकर्मी घायल। बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले से 8 माओवादी गिरफ्तार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।